नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो कि संशोधित की गई है, इस योजना के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। इस योजना की शुरुआत क्यों की गई, क्या कारण है, किन किन लोगों को इस योजना का लाभ हो सकता है, कौन लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आवेदन की पात्रता क्या है, आवेदन के बाद आवेदन को वेरीफाई कैसे किया जाएगा, उस सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे और अंत में ये भी जानेंगे कि कुल कितने पैसे किस विषय के लिए मिलेंगे और किस किस विषय के लिए इस आवेदन को किया जा सकता है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस पूरे वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें हम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे कि इस योजना की शुरुआत कैसे की गई थी, कब की गई थी, क्या था। वर्तमान में राज्य का उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी GER 14.3% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात लगभग 24% है। राज्य सरकार का ध्येय है कि बिहार का GER राष्ट्रीय औसत के बराबर करते हुए 30% तक की वृद्धि करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाए एवं राज्य को विकसित राज्यों की अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया जाए। देखिए, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि उच्च शिक्षा में बिहार की जो स्थिति है वो राष्ट्रीय मानक से बहुत कम, लगभग 10% नीचे है। राज्य यह चाहता है कि राज्य के सभी स्टूडेंट उच्च शिक्षा हासिल करें और उसको बढ़ाकर 30% तक ले जाने की उनकी उम्मीद है और इसी के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। अतः आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था। यानी जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है वो 7 निश्चय के तहत इसको शुरू किया गया था, किंतु इस योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न अनुभवों के कारण बैंक की भूमिका को सीमित करते हुए संशोधित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के द्वारा उच्च शिक्षा में GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की वृद्धि के साथ साथ युवाओं को रोजगार के प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब यह योजना इसलिए शुरू की गई है कि सबसे पहले कि बिहार के में उच्च शिक्षा में जो GER राष्ट्रीय मानक से कम है इसको बढ़ाना है और साथ साथ युवाओं को रोजगार के प्राप्ति के भी अवसर प्रदान करना है। अब इसका लक्ष्य क्या है इसको भी देख लेते हैं। इस योजना का लक्ष्य आवश्यकता के अनुसार लचीला होगा। जितने पात्र विद्यार्थी इस योजना के लाभ हेतु इच्छुक होंगे उतने विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। यानी जितने लोग इसके लिए लाभ के अंतर्गत आते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही लोगों को दिया जाएगा। जितने लोग इसके अंतर्गत आएंगे सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। अभी यहाँ कुछ आंकड़ा दिया गया है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में 50,000, वित्तीय वर्ष 19-20 में 75,000, वित्तीय वर्ष 20-21 में 1 लाख अनुमानित विद्यार्थियों की इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने का प्रारंभिक अनुमान है। तो ये अनुमान अपना बता दिया गया है कि इतना लोग आवेदन कर सकते हैं और इतना को लाभ दिया जाएगा, लेकिन इससे बढ़ भी सकता है, यह एक अनुमान है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो विद्यार्थियों को जानना है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए योजना के लिए कौन कौन लोग पात्र होंगे, पात्रता को जानेंगे। इस योजना के तहत राज्य के निवासी वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार राज्य एवं सीमावर्ती राज्य से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु ऋण के लिए इच्छुक हों, उन्हें बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य है कि यानी इस योजना के लिए वो लोग सभी लोग पात्र होंगे जो बिहार से अपनी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और बिहार के निवासी हैं। बिहार के निवासी हैं और बिहार के आसपास के राज्यों से भी अगर वो 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण किए हैं वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब
और भी बहुत सारी बातें दी है कि क्या क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। विद्यार्थी द्वारा बिहार एवं अन्य राज्य या केंद्र सरकार के संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लिया गया हो या नामांकन के लिए चयनित हो। पहला चीज हो कि अगर वो विद्यार्थी 12वीं पास करके किसी ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया हो जो केंद्र सरकार से संबंधित नियामक एजेंसी से मान्यता प्राप्त संस्था हो, वैसे लोग या तो उसका नामांकन हो गया या नामांकन के लिए उनका चयन हो गया हो, सिलेक्शन हो गया हो, लेकिन ऐसे लोग भी के अंतर्गत पात्र होंगे। यह ऋण उच्च शिक्षा के समान पाठ्यक्रमों, विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए दी जा सकेगी। पाठ्यक्रम की सूची अनुलग्न 3 में अंकित है, जिसमें समय समय पर शिक्षा विभाग के द्वारा आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नए पाठ्यक्रम को शामिल या विलोपित किया जा सकेगा। नीचे एक अनुलग्न 3 दिया है जिसमें सभी पाठ्यक्रमों की सूची है और उस पाठ्यक्रम में जो जो लोग आएंगे वो सभी लोग इस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 12वीं अथवा समतुल्य पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा बिहार राज्य सीमावर्ती जिला के सीमावर्ती प्रखंडों के सीमावर्ती राज्य अथवा झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के विद्यालय या बोर्ड से 10वीं, 12वीं या +2 पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए 10वीं उत्तीर्ण बिहार राज्य के मूल निवासी विद्यार्थी को भी इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा। अब इसको समझिए कि यह लाभ उनको मिलेगा जो बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं या पॉलिटेक्निक करने के लिए, जब पॉलिटेक्निक 10वीं के बाद ही शुरू हो जाता है, 10वीं पास करने के लिए पॉलिटेक्निक करने के बाद 10वीं पास करने के बाद पॉलिटेक्निक के लिए लोग अप्लाई कर देते हैं। अगर उसमें भी सिलेक्शन हो जाता है तो पॉलिटेक्निक के लिए भी आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा वैसे अभ्यर्थी जो बिहार के निवासी हैं लेकिन बिहार से के सीमावर्ती राज्यों से जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विद्यालय या बोर्ड से 10वीं, 12वीं या पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किए हुए हैं तो ऐसे लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। आवेदक विद्यार्थी के हॉस्टल में रहने की स्थिति में आवेदन के शैक्षणिक संस्थानों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यानी अगर आवेदक हॉस्टल में रहता है तो उसका जो हॉस्टल का फीस है वो हॉस्टल का फीस जो है आवेदक को न मिलकर सीधे शैक्षणिक संस्थान को उपलब्ध करा दी जाएगी। शिक्षण संस्थान के हॉस्टल में नहीं रहने की स्थिति में विद्यार्थी के लिए फीस के अतिरिक्त अन्य रहने के खर्च, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए अनुलग्नक 1 के नियमानुसार वर्गीकृत शहरों के लिए निर्धारित किए गए मानक का विवरण अनुलग्नक 2 में निर्धारित दर पर आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। महंगाई के आधार पर रहने एवं जीवन यापन के दर में आवश्यकता अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा वृद्धि की जा सकेगी। जैसे अगर मान लीजिए कोई अपने घर से दूर रह रहा है तो वहां या तो वो हॉस्टल में रहेगा या अगर हॉस्टल नहीं है तो आसपास कई जगह लेकर रहेगा। यदि वो व्यक्ति हॉस्टल में रहता है तो वो हॉस्टल का फीस जो है सीधे संस्थान को उपलब्ध कराई जाएगी। अगर हॉस्टल नहीं है संस्थान में, वो अलग रहता है तो उसके लिए अलग मानक तय किया गया है, उसके लिए रहने सहने का खर्च जो है बताया गया है और शहरों का वर्गीकरण किया गया है जिसे हम अनुलग्नक 1, अनुलग्नक 2 में आगे चलकर देखेंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात लिख लीजिए कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने के लिए आवेदक का उम्र 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर के वैसे निर्धारित पाठ्यक्रम जिनमें नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष होगी। यानी अगर 12th पर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका अधिकतम आयु
30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है, यदि आवेदक के पास एक स्तर की उपाधि परिलब्ध है तो उसी स्तर की उपाधि के लिए इस योजना अंतर्गत आच्छादन नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान तकनीकी अथवा प्रबंधकीय पाठ्यक्रम पर लागू नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप, विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त व्यक्ति को पुनः कला विज्ञान में किसी अन्य संकाय अथवा वाणिज्य में स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा, परंतु विज्ञान, कला अथवा वाणिज्य में स्नातक योग्यताधारी आवेदक को MBA, MCA इत्यादि करने के लिए योजना अंतर्गत आच्छादन की पात्रता रहेगी। ये यही एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगर कोई व्यक्ति पहले से उस पाठ्यक्रम को किया है और उसी के समकक्ष कोई और पाठ्यक्रम करता है, लेकिन वो तकनीकी या प्रबंधकीय पाठ्यक्रम नहीं है, उसके लिए वो योग्य नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। 7वां और महत्वपूर्ण बात है कि लाभार्थियों के द्वारा पढ़ाई को किसी भी कारण से बीच में छोड़ने पर लाभार्थी के द्वारा पढ़ाई को किसी भी कारण बीच में छोड़ने पर ऋण की शेष राशि संस्थान या विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अर्थात इस योजना के तहत विद्यार्थी को शिक्षा ऋण की अगली किस्त उनके संबंधित संस्थान या पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रहने की स्थिति में ही उपलब्ध कराई जा सकेगी। अगर कोई विद्यार्थी नामांकन ले लेता है और बाद में इस कोर्स को छोड़ देता है तो अगली जो किस्त है वो उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, ना ही संस्था को उपलब्ध कराई जाएगी और ना ही विद्यार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया, इसमें हम आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया को जानेंगे कि कैसे कैसे आवेदन किया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। कोई भी इच्छुक विद्यार्थी जो 12वीं कक्षा या पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए 10वीं उत्तीर्ण हो तथा इस योजना के लिए पात्रता रखता हो, वो ऑनलाइन पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन समर्पित कर सकता है। इसका आवेदन की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कोई प्रक्रिया नहीं है। इसके पोर्टल पर जाकर या अपने मोबाइल से आवेदन दिया जा सकता है। सर्वप्रथम आवेदक द्वारा पोर्टल पर मोबाइल ऐप में सामान्य वांछित सूचनाएं दर्ज की जाएगी, जैसे सबमिट करने पर वन टाइम पासवर्ड उनके मोबाइल नंबर एवं ईमेल पर प्राप्त होगा। तो इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए मोबाइल ऐप बना हुआ है, या तो आप उस ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसके पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के समय आपसे बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं पूछी जाएगी। उन सूचनाओं को भरने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो वन टाइम पासवर्ड OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पर, और इस वन टाइम पासवर्ड को पोर्टल में डालने पर आवेदक को व्यक्तिगत विवरणी संबंधी प्रपत्र उपलब्ध होगा। इसमें आवश्यक सूचना दर्ज कर सबमिट करने पर एक वेब पेज खुलेगा जिसमें उपलब्ध बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का ऑनलाइन प्रपत्र चयन कर उसमें वांछित सूचनाएं दर्ज करनी होगी। वन टाइम पासवर्ड जैसे ही डालेंगे तो अब व्यक्तिगत विवरण से संबंधित प्रपत्र खुल जाएगा और वहां एक वेब पेज खुलेगा जिसमें उपलब्ध बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को ऑनलाइन प्रपत्र को चयन करेंगे कि आप किस प्रपत्र को भरेंगे और उसके अनुसार आप सूचनाएं दर्ज करेंगे। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदक को इसकी प्राप्ति यूनिक पंजीकरण संख्या के साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल पर क्रमशः मैसेज एवं मेल द्वारा भेज दिया जाएगा। जब आप ये फॉर्म अच्छे तरह से सबमिट करके भर लेंगे तो आपको एक यूनिक पंजीकरण संख्या, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पर प्राप्त हो जाएगा। आवेदन के साथ किसी भी प्रकार का कागजात ऑनलाइन संलग्न नहीं किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के साथ ही आवेदन प्रपत्र की एक PDF प्रति सृजित होगी जिसे काउंटर पर आने के समय वांछित आवश्यक कागजात का भी उल्लेख होगा। यानी ऑनलाइन जब आवेदन समर्पित करेंगे तो वहां आपसे कोई आवश्यक कागजात नहीं मांगने जाएंगे, वहां ऑनलाइन अपलोड नहीं करना है। लेकिन आवेदन समर्पित करने के साथ ही जो आपको PDF सृजित होगा फॉर्म का, उसको और उसके साथ आप जो जो चीजें आवश्यक दस्तावेज है उसके साथ लगाकर उसको काउंटर पर जमा करना है।
डीआरसीसी में। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र द्वारा आवेदक को केंद्र पर आने हेतु तिथियों एवं समय की सूचना ईमेल और एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी। यद्यपि आवेदक अपनी सुविधानुसार भी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आवेदन पत्र की हार्ड प्रति समर्पित कर सकता है। देखिए, दो तरह है, यानी आवेदन आपका कंप्लीट हो गया है, किस दिन आपको सारे कागजात के साथ डीआरसीसी पर जाना है और वहां पर जमा करना है, उसका मैसेज आएगा, या फिर अपने स्तर से भी आप परामर्श केंद्र पर जाकर हार्ड कॉपी समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि को अर्हता प्राप्त आवेदक अपने जिला के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आवेदन पत्र के अनुरूप वांछित सूचना एवं शिक्षा ऋण के लिए वांछित कागजात के साथ अपना आवेदन जमा करेंगे। आपको जो तिथि निर्धारित की गई है और आपकी जो अर्हता है उसके अनुसार अपने सारे कागजात को वहां पर उस समय ले जाकर जमा करना होगा। आवेदन की पीडीएफ प्रति पर स्व हस्ताक्षर के उपरांत अपना एवं स्व आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाकर एवं अवांछित कागजातों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति सहित संसूचित तिथि इच्छित तिथि को केंद्र पर आएंगे। उन्हें वांछित सभी कागजातों की मूल प्रति भी साथ रखनी होगी। यानी आवेदन करने के बाद जो आपको तिथि अलॉट किया जाएगा, उस तिथि को आपको संपूर्ण कागजात अपने साथ लाना है। उसमें के साथ आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो को भी लाना है और वहाँ तो सारे छाया प्रति पर सेल्फ अटेस्टेड करके लाना है, और उसके साथ साथ आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लाना होगा। आवेदक को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में प्रवेश द्वार पर एक टोकन नंबर दिया जाएगा, जिसके आधार पर केंद्र के हॉल में आवेदक की प्रविष्टि होगी। आवेदक केंद्र में प्रवेश कर प्रतीक्षा हॉल में अपने नंबर आने की प्रतीक्षा करेंगे। आवेदक को उपलब्ध कराए गए टोकन नंबर का प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन बोर्ड पर किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले आपको जब आपकी तिथि आएगी, स्लॉट जारी होकर, उस दिन आप जब जाएंगे, उस दिन आपको सबसे पहले टोकन नंबर लेना है। आपका टोकन नंबर जनरेट होगा। टोकन नंबर लेने के बाद आप वहाँ वेटिंग रूम में बैठेंगे और आपका टोकन नंबर जब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित होगा तो आपको जाना है और वहां पर अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। 10वां पॉइंट है, आवेदक अपना क्रमांक आने पर सारे मूल प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति एवं आवेदन पत्र के पीडीएफ की हस्ताक्षरित प्रति के साथ निर्धारित काउंटर पर जाएंगे, जहां आवेदक के आधार का प्रमाणीकरण किया जाएगा। यानी आवेदक अपने क्रम आने पर सारे मूल प्रमाण पत्र और सभी प्रमाण पत्रों का स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और जो आवेदन पत्र का पीडीएफ निकला है उसको भी हस्ताक्षरित करके काउंटर निर्धारित काउंटर पर जाएंगे। वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। आपके आधार का वेरिफिकेशन होगा। मूल प्रमाण पत्र स्कैनिंग के पश्चात आवेदन को वापस कर दिए जाएंगे तथा स्व हस्ताक्षरित आवेदन एवं अन्य कागजात की छाया प्रति को काउंटर पर जमा कर लिया जाएगा। वहां पर आपका मूल जो प्रमाण पत्र होगा उसको स्कैन करके लोड किया जाएगा और उसका एक प्रति जो आप सेल्फ अटेस्टेड करके ले गए हैं उसको जमा कर लिया जाएगा। कागजातों के सत्यापन के उपरांत उन्हें काउंटर से एक प्राप्ति रसीद भी दी जाएगी। जब आपका कागजात सत्यापित हो जाएगा तो आपको एक रिसीविंग दी जाएगी। आवेदन में किसी भी प्रकार की गलत प्रविष्टि का संशोधन उसी समय मल्टीपर्पस असिस्टेंट एमपीए द्वारा किया जा सकेगा। अगर आपके आवेदन में किसी तरह की कोई त्रुटि रह गई है तो उसकी सुधार वहीं पर एमपीए यानी मल्टीपर्पस असिस्टेंट के द्वारा किया जाएगा। आप वहां सूचित करेंगे और वहां पर उसको संशोधित कर दिया जाएगा। अब 5वां जो पॉइंट है कि आवश्यक कागजात क्या है, कौन कौन से कागजात आपको लेके जाना है उसको देखेंगे। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है तो इच्छुक आवेदकों को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आवेदन जमा करते समय अपने स्व हस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित कागजातों के छाया प्रति की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। पहला जो होगा आवेदक एवं स्व आवेदक का आधार कार्ड। आवेदक और स्व आवेदक का आधार कार्ड आपको जमा करना होगा। मैट्रिक +2
पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए 10वीं एवं अंतिम सफल परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, मैट्रिक का और +2 का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। अगर कोई पॉलिटेक्निक में कर रहा है तो 10वीं का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र को वहां देना है। प्राप्त छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र इत्यादि। अगर आपको कोई छात्रवृत्ति लिए है या निःशुल्क शिक्षा प्राप्त किए हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आवेदक के बैंक पासबुक की छाया प्रति जिसमें शाखा का नाम, खाता संख्या एवं IFSC कोड अंकित हो। आपके आवेदन के साथ अपना पासबुक की छाया प्रति जिसमें बैंक के ब्रांच का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड लिखा हो। संस्थान में नामांकन का प्रमाण पत्र जिसमें पाठ्यक्रम अवधि अंकित हो अथवा बिहार राज्य से बाहर के संस्थान के लिए पाठ्यक्रम विवरणिका। अगर बिहार में कोई आदमी एडमिशन ले रहा है तो उस संस्थान का नाम का प्रमाण पत्र जिसमें पाठ्यक्रम अवधि अंकित हो, पाठ्यक्रम के बारे में जिक्र किया गया हो, उस नामांकन का प्रमाण पत्र आपको देना है। जैसे आपका आई कार्ड हो जाता है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उस सब प्रमाण पत्र के रूप में आपको देना पड़ेगा। संस्थान से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी और उसमें जो प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें शुल्क निर्धारित किया गया होता है विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, वो पाठ्यक्रम शुल्क का विवरणी आपको उपलब्ध कराना है। आवेदक एवं सह आवेदक तथा माता पिता, पति, अभिभावक, रक्त संबंधी का 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपके आवेदन के साथ जो सह आवेदक होंगे, सह आवेदक में कौन हो सकता है, माता पिता, पति या अभिभावक, जैसे कोई आपका रक्त संबंधी होना चाहिए, का 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना है। आवासीय प्रमाण पत्र अथवा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति जिसमें आवास का पता स्पष्ट रूप से अंकित हो अथवा बिजली बिल अथवा टेलीफोन बिल अथवा पासपोर्ट अथवा ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई कार्ड अथवा मतदान हेतु प्रयुक्त प्रमाण पत्रों में से कोई एक। आपको आवासीय प्रमाण पत्र के रूप में आप अपना बैंक पासबुक दे सकते हैं जिस पर आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आई कार्ड या अन्य मतदान हेतु प्रयुक्त प्रमाण पत्र जो होते हैं वो सब में से किसी एक को वहां आपको उपलब्ध कराना होगा। सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रवेश द्वार के समीप स्थापित मे आई हेल्प यू काउंटर पर आवेदक को आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा उनकी सामान्य परीक्षा का समाधान किया जाएगा। आवेदक अपनी परीक्षा का समाधान मुख्यालय स्तर पर स्थापित कॉल सेंटर पे भी कर सकते हैं। जब आप DRCC में जाएंगे तो वहाँ एक मे आई हेल्प यू नाम का काउंटर लगा होगा, वहां पर भी आप अपने आवश्यक कागजात या अन्य बातों को जो आप जानना चाहते हैं जान सकते हैं या कॉल सेंटर के माध्यम से भी आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अगला जो पॉइंट है, आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया। कैसे आवेदन की आपकी स्वीकृति होगी। सबसे पहले आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदन की PDF प्रति एवं वांछित कागजातों या प्रमाण पत्र जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर मल्टीपर्पज असिस्टेंट को उपलब्ध कराई जाएगी। आपके द्वारा जो फॉर्म भरी गई है, प्रमाण पत्र है, वो आप पहले MPA को उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद काउंटर पर MPA द्वारा जांचोपरांत प्राप्त आवेदन प्रपत्र की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति सहायक प्रबंधन को उपलब्ध कराई जाएगी। सहायक प्रबंधक के द्वारा आवेदक के संपूर्ण अर्हता एवं कागजात की उपलब्धता की सुनिश्चितता के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर आवेदन जांच सत्यापन हेतु थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी TPVA को ऑनलाइन अंतरित की जाएगी। यानी MPA के द्वारा सह प्रबंधक को और सह प्रबंधक के द्वारा शिक्षा विभाग के नामित नोडल पदाधिकारी को आपके आवेदन को उपलब्ध कराया जाएगा और उसके बाद वो सत्यापन के लिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी यानी TPVA को ऑनलाइन ही भेज दी जाएगी। TPVA से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अन्य संबंधी बिंदुओं के आधार पर नोडल पदाधिकारी द्वारा 2 दिनों में ऋण की स्वीकृति की अनुशंसा करते हुए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को ऑनलाइन प्रेषित की जाएगी। सॉफ्ट कॉपी बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को ऑनलाइन हस्तांतरित करने के उपरांत आवेदक की हार्ड कॉपी निगम के जिला स्तरीय कोषांग को हस्तांतरित की जाएगी, जहां निगम के प्राधिकृत पदाधिकारी उसे भविष्य के संदर्भ हेतु संधारित करेंगे।
आवेदन की सॉफ्ट कॉपी की विधिवत संधारण के संदर्भ में विस्तृत निर्देश बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा निर्गत किया जाएगा। देखिए, जब टीपीबीए को आपका आवेदन हस्तांतरित कर दिया जाएगा, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी जब उसको वेरीफाई कर देगी, तब फिर वो आपके नोडल पदाधिकारी के द्वारा 2 दिन में आपके ऋण की अनुशंसा की जाएगी और यह राज्य शिक्षा वित्त निगम को ऑनलाइन प्रेषित कर दी जाएगी। अब राज्य शिक्षा के द्वारा आपके बारे में जो आपकी जो सारी आवेदन है उसकी सॉफ्ट कॉपी की जांच करेगा और विस्तृत रूप से उसको संधारित करके वहां रखेगा और आगे की प्रक्रिया की जाएगी। चौथा पॉइंट में पुराना डिटेल दिया गया है, लेकिन इसमें यह स्पष्ट है कि राज्य शिक्षा वित्त निगम के द्वारा 15 कार्य दिवस में ही के समय सीमा में आपके आवेदन का निष्पादन कर दिया जाएगा। निगम द्वारा आवेदन की स्वीकृति करने में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर आपत्ति को सूचीबद्ध करते हुए आवेदन नोडल पदाधिकारी को वापस किया जाएगा। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो आपके आवेदन को फिर से नोडल पदाधिकारी को वापस कर दिया जाएगा। जैसे आवेदन को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र द्वारा अधिकतम 15 कार्य दिवस यथा स्थिति निराकरण कर निगम को वापस उपलब्ध कराया जाएगा। और जब फिर से नोडल पदाधिकारी उस आवेदन में जो गड़बड़ी है उसको सुधार के 15 दिन में फिर वापस निगम को उपलब्ध कराएंगे। आपत्तियों का निराकरण संभव नहीं होने की स्थिति में नोडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई त्रुटि है जो सुधार नहीं की जा सकती है तो आपके आवेदन को अस्वीकृत भी किया जा सकता है। स्वीकृति की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा निर्गत किया जाएगा। ऋण स्वीकृति के उपरांत आवेदक को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। जब आपके ऋण स्वीकृत हो जाएगी तब आपको जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र या डीआरसीसी पर आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा आवेदन की स्वीकृति किए जाने के उपरांत जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर उपस्थित होने हेतु आवेदक को सूचना निगम के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा एसएमएस तथा ईमेल से दी जाएगी। सूचना में उपस्थित होने की निर्धारित तिथि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। अगर आपको स्वीकृति हो गई है तो उसके लिए आपको एसएमएस और ईमेल दिया जाएगा और उसके अनुसार आप वहां पर उपस्थित होंगे। निर्धारित तिथि का आवेदक की उपस्थिति होने पर ऋण के डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्य का निष्पादन किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन के उपरांत निगम के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा इसकी सूचना निगम के मुख्यालय को दी जाएगी, जहां से राशि आवेदक द्वारा याचित शैक्षणिक संस्थान अथवा आवेदक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना के सभी स्तर पर सेवाओं के निष्पादन हेतु अधिकतम समय अवधि निम्न प्रकार है। अब कौन सा कार्य कितने समय में होगा उसका भी विस्तृत जानकारी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कहा गया है कि आवेदक के काउंटर पर उपस्थित होने के उपरांत उसके आवेदन पत्र की एमपीए द्वारा प्रारंभिक जांच, वांछित कागजातों की अपलोडिंग तथा प्राप्त आवेदक को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन चिन्हित सहायक प्रबंधक को उपलब्ध कराना। 15 मिनट में ये सारा कार्य किया जाएगा। दूसरा है चिन्हित सहायक प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन की जांच कर उसे अपने अनुशंसा के समय विभागीय नामित पदाधिकारी से सहमति प्राप्त कर सत्यापन हेतु टीपीबीए को ऑनलाइन अंतरित करना एवं हार्ड कॉपी को अपने पास संधारित करना। इसके लिए भी 15 मिनट का समय है। शिक्षा विभाग द्वारा चयनित सत्यापन एजेंसी टीपीबीए द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना। आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के अंदर ये कार्य करना है। टीपीबीए से प्राप्त आवेदन के उपरांत नोडल पदाधिकारी द्वारा ऋण की स्वीकृति की ऑनलाइन अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्ति के 2 दिन के अंदर इसको वित्त निगम को अनुशंसित कर देना है। 5वां है बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा आवेदन का निष्पादन स्वीकृति आपत्ति किए जाने तक तथा स्वीकृति की स्थिति में स्वीकृति पत्र आवेदक को तथा डीआरसी को एकरारनामा के लिए प्रेषित करना। आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के अंदर ये कार्य भी किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त आवेदक का आपत्ति निराकरण निगम को वापस उपलब्ध कराना। 15 कार्य दिवस में एकरारनामा हस्ताक्षरित होने के उपरांत राज्य स्तर पर गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड को
इसकी ऑनलाइन प्रति उपलब्ध कराना इकरारनामा की तिथि को ही ये उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा ऋण की राशि निर्गत करना, आवेदक द्वारा मांग किए जाने के अधिकतम 10 कार्य दिवस के अंतर्गत ऐसा किया जाएगा। आवेदन से संबंधित प्रत्येक स्तर पर की गई कार्रवाई की सूचना आवेदक को एसएमएस, ईमेल या वेब पोर्टल पर दी जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण अधिकतम 4 लाख रुपए तक स्वीकृत की जाएगी। इस ऋण राशि पर मोराटोरियम अवधि जो कि पाठ्यक्रम समाप्ति के 1 वर्ष तक अथवा आवेदक के नियोजित होने के अधिकतम 6 माह जो सबसे पहले हो तक ब्याज की राशि दे नहीं होगी। इस ऋण राशि पर सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की दर 4% होगी। इसके अंतर्गत महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर आवेदकों को मात्र 1% सरल ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें अधिकतम ऋण आपको 4 लाख रुपए तक मिल जाएगी और आपके मोराटोरियम अवधि के दौरान, मोराटोरियम अवधि होता है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके 1 साल तक आपसे कोई ऋण की कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। 1 साल आपको दिया जाएगा अपने जॉब वगैरह के लिए, या आपका अगर जॉब लग जाता है, आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप जॉब में चले जाते हैं तो जॉब के 6 माह तक, अब जो सबसे पहले या तो 1 साल में आपका जॉब नहीं लगा हो या जॉब लगने के 6 माह तक आपसे कोई ब्याज की राशि नहीं ली जाएगी, लेकिन उसके बाद से आपको 4% सिंपल इंटरेस्ट के दर से ब्याज देना होगा। अगर महिला है, दिव्यांग है, ट्रांसजेंडर है तो उनको मात्र 1% का ही ब्याज देना होगा। राशि का हस्तांतरण शिक्षण शुल्क एवं संस्थान में जमा किए जाने वाले अन्य शुल्क आरटीजीएस या नेफ्ट अथवा विशेष स्थिति में बैंक ड्राफ्ट द्वारा के माध्यम से संस्थान को उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रावास के बाहर रहने की स्थिति में आवेदक को वर्गीकृत शहरों के लिए तय मानक के अनुरूप निर्धारित राशि तथा पाठ्य पुस्तक लेखन सामग्री हेतु निर्धारित राशि अनुलग्नक 1 एवं 2 के अनुसार आवेदक के खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। जो संस्थान का फीस है वो सीधे संस्थान को उपलब्ध कराया जाएगा। अगर छात्रावास अगर नहीं है तो आप बाहर रहते हैं तो उस छात्रावास का जो पैसा है रहने सहने का जो है वर्गीकृत शहर के आधार पर जो पैसा तय किया जाएगा उसके अनुसार आपको पैसा आपके खाते में दी जाएगी। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक और पठन लेखन की सामग्री हेतु भी आपको पैसा दी जाएगी। ऋण राशि की अगली किस्त का भुगतान आवेदक द्वारा वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्णता या अग्रणित होने का प्रमाण पत्र जो अंक पत्र अथवा संस्थान द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र होगा जो ऑनलाइन संलग्न करते हुए अगली किस्त के भुगतान हेतु डीआरसीसी पर आवेदन उपलब्ध कराया जाएगा। नोडल पदाधिकारी के द्वारा संतुष्टि के उपरांत अधिकतम 3 दिनों के अंदर अनुशंसा पत्र उपर्युक्त अंकित अभिलेखों के साथ निगम को उपलब्ध कराया जाएगा। तद अनुसार निर्धारित 10 कार्य दिवस के अंदर निगम के द्वारा राशि विमुक्त की जाएगी। आवेदन से प्राप्त अंक पत्र प्रमाण पत्रों से आवश्यकता अनुसार अथवा न्यूनतम 1% आवेदन का सत्यापन जांच टीपीवीए द्वारा कराया जा सकेगा। यानी अगर आपका अगला किस्त अगर भेजना है तो कैसे भेजेगा, तो अगर आपका वार्षिक परीक्षा होता है या सेमेस्टर परीक्षा होता है उसको उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उसका प्रमाण पत्र या अंक पत्र आपको डीआरसीसी में लाकर जमा करना होगा। फिर से उसका जांच किया जाएगा, उसके बाद अगली किस्त भेजी जाएगी। जितने भी लोग अगली किस्त के लिए आवेदन देंगे उसकी 1% आवेदन को फिर टीपीवीए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन अथॉरिटी से जांच कराया जाएगा। ऋण वापसी की प्रक्रिया मोरेटोरियम अवधि के समाप्ति के पश्चात 2 लाख रुपया तक के ऋण को अधिकतम 60 मासिक किस्तों में तथा 2 लाख से ऊपर के ऋण को अधिकतम 84 मासिक किस्तों में वापस किया जा सकेगा। जब आप मोरेटोरियम अवधि आपकी समाप्त हो जाती है तो अगर आपको 2 लाख रुपए तक का ऋण है तो 60 किस्त यानी कि 5 साल में, अगर 2 लाख से ऊपर के ऋण है तो 84 किस्तों में आपसे ऋण की वापसी कराई जा सकती है। उपरोक्त निर्धारित अधिकतम अवधि से पूर्व ऋण वापसी की स्थिति में 0.25% ब्याज दर की छूट दी जाएगी। अगर ये निर्धारित अवधि से पहले आप अपने ऋण को वापस कर देते हैं तो आपको
0%, 0.25% का छूट भी प्राप्त हो जाएगा। उपरोक्त निर्धारित अवधि में नियोजन नहीं होने या स्वरोजगार एवं अन्य साधनों से आय नहीं होने की स्थिति में ऋण वसूली स्थगित रखी जाएगी, किंतु इसके लिए प्रत्येक जून एवं दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र डीआरसीसी पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा कि आवेदक नियोजित स्वरोजगार अथवा अन्य किसी साधन से आय प्राप्त नहीं कर रहा है। अगर आपको एक साल में नियोजन नहीं हो पाता है, आपको जॉब नहीं लग पाती है, आप स्वरोजगार नहीं कर पाते हैं, तो आपके ऋण को वसूली जो है स्थगित रखा जाएगा और प्रत्येक जून एवं दिसंबर में के अंतिम पखवाड़े, अंतिम 15 दिनों में शपथ पत्र देना होगा डीआरसीसी में कि अभी हम या स्वरोजगार नहीं कर रहे हैं, हमें कोई भी आय प्राप्त नहीं हो रहा है। उपरोक्त वर्णित स्थितियों के अलावा संपूर्ण निर्धारित अवधि के पश्चात यदि आवेदक सह आवेदक ऋण की वापसी नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध पीडीआर एक्ट, पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगर आप उपर्युक्त बातों के अलावा अन्य चीजों को ध्यान में रखते हैं और अपने ऋण की वापसी नहीं करते हैं तो इसके विरुद्ध आपको पीडीआर एक्ट यानी पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के प्रावधान के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। राज्य स्तर पर कॉल सेंटर की स्थापना। इस योजना के तहत आवेदन की समस्या के त्वरित समाधान हेतु कॉल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। टोल फ्री नंबर विद्यार्थी योजना के प्रावधान एवं आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ साथ आवेदक अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति से भी अवगत हो सकेंगे। यानी इसके लिए कॉल सेंटर स्थापित की जाएगी और आप नियमित रूप से वहां पर राज्य स्तरीय पदाधिकारी कॉल सेंटर का नियमित रूप से भ्रमण करेंगे और कॉल सेंटर में चल रही गतिविधि की समीक्षा भी करेंगे। आप कॉल सेंटर पर फोन करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस योजना के लिए प्रचार प्रसार भी किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ हो सके। इस योजना कार्यान्वयन तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के संचालन संबंध में कालांतर में राज्य सरकार द्वारा कुछ संशोधन किए जाते हैं अथवा कोई निर्णय लिया जाता है तो इसे ससमय अवगत कराया जाएगा। अगर कोई संशोधन और निर्णय लिया जाएगा तो उसको भी लोगों तक इसका सूचना दिया जाएगा। योजना का अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है। राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एवं वित्त विभाग के अधीन गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को इस योजना के कार्यान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तो ये सभी चीजें अनुश्रवण से संबंधित है। इसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए हम इसके शॉर्ट करना चाहते हैं और इसके महत्वपूर्ण बातों पर ही चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ देख लेते हैं हम लिविंग एक्सपेंसेस के लिए वर्गीकृत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सूची है कि किस शहर को किस कैटेगरी में रखा गया है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसमें कोई शहर नहीं, कोई वर्गीकरण नहीं है ना। वर्ग क एवं ख के अंकित शहरों के अतिरिक्त सभी शहर ग्रामीण क्षेत्र के माने जाएंगे। यानी यहाँ जो क और ख में जो शहर है वो ही शहर माने जाएंगे, बाकी जो भी जगह होगा वो ग्रामीण क्षेत्रों में माना जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हैदराबाद शहर क यानी शहर टाउन ए के रूप में माना जाएगा और ख में विजयवाड़ा, वारंगल, ग्रेटर विशाखापट्टनम, गुंटूर और नेल्लोर ये सभी शहर ख होंगे। और अरुणाचल प्रदेश में कोई शहर नहीं है, सभी ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा। असम में गुवाहाटी को शहर ख के अंतर्गत, बिहार में पटना को ख के अंतर्गत, चंडीगढ़ को ख के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, भिलाई नगर और रायपुर को वर्ग ख के अंतर्गत रखा गया है। दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वर्ग क के शहरों में गिना जाएगा। तो इस तरह से शहरों का वर्गीकरण दिया हुआ है। आप जहां एडमिशन कराएंगे इसके हिसाब से आपको लिविंग एक्सपेंस दिया जाएगा। अब यहाँ है रहने, जीवन यापन एवं पाठ्य सामग्री के लिए निर्धारित मानक क्या होगा। जैसे कि मात्र छात्रावास से बाहर किराए पर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष कितना रुपया दिया जाएगा। तो अगर आप वर्ग क के शहर में आते हैं तो 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 12 महीना के लिए 60,000 रुपया आपको छात्रावास और रहने सहने के लिए दिया जाएगा।
अगर वर्ग ख के शहर के अंतर्गत आते हैं तो 4,000 रुपया प्रति माह के दर से 12 महीना के लिए 48,000 रुपया मात्र आपको दिया जाएगा। और आप वर्ग ग में हैं तो आपको 3,000 रुपया प्रति महीना की दर से 12 महीना के लिए 36,000 रुपया दिए होगा। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पठन पाठन लेखन सामग्री खरीदने के लिए आपको 10,000 रुपया प्रति वर्ष दिए होगा। पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पठन लेखन सामग्री के लिए 10,000 रुपया आपको प्रति वर्ष दिए होगा। ये था आपका लिविंग एक्सपेंस और अन्य एक्सपेंस। अब इस योजना में कौन कौन सा विषय शामिल है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कौन कौन विषय में नामांकन लेने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं, इसकी पूरी सूची यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आप देख सकते हैं कुल 42 पाठ्यक्रम है। इन 42 पाठ्यक्रम में जिस पाठ्यक्रम में आपको आवेदन लेना है, जैसे यहाँ BA BSc BCom है, ऑल सब्जेक्ट, MA MSc MCom है, आलिम है, शास्त्री है, BCA है, MCA है, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर है, BSc एग्रीकल्चर है। इधर आएंगे तो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल एंड सर्जरी है यानी BUMS है, BHMS है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS है, GNM है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है, बैचलर ऑफ साइकोथेरेपी है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, डिप्लोमा इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स है। तो इन सभी पाठ्यक्रमों को विस्तृत देखने के लिए हमारे इस PDF को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी मिल चुकी होगी। आप इसके अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसे औरों तक शेयर कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस YouTube को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी प्रकार की जानकारी आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर इस PDF को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।